दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है और आने वाले एग्जामिनेशंस में इससे अनेक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसी को ध्यान में रख करके मैं आपके बीच इसके एक टॉपिक को लेकर के आज इस वीडियो में उपस्थित हूं। दोस्तों, जिस टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, आने वाले एग्जामिनेशंस में उससे अनेक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, वह टॉपिक है बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्विटिएंट। इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इंटेलिजेंस क्विटिएंट है क्या, यानी बुद्धि लब्धि क्या है, इसकी परिभाषाओं को आपके बीच में रखूंगा। दोस्तों, साथ ही आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र आपके बीच में रखूंगा, आपको बताऊंगा कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं और साथ ही इसके एक एक बिंदु पर आपसे चर्चा करूंगा। सभी मनोवैज्ञानिकों का जो बुद्धि लब्धि के ऊपर जो वर्गीकरण है, बुद्धि लब्धि का जो क्लासिफिकेशन किया है, उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण जो चार्ट है वो आपके बीच में रखूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये पूरा एक संपूर्ण पैकेज आपके लिए ये इस वीडियो में मैं लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए और बीच बीच में मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला इस तरह का अनेक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, बुद्धि लब्धि की परिभाषा जानने से पहले, बुद्धि लब्धि क्या है इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि बुद्धि क्या है। तो देखिए, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। व्यक्ति जब जन्म लेता है उसी समय से उसके अंदर बुद्धि का विकास शुरू हो जाती है। वो शक्ति उसके अंदर ऑटोमेटिक रहती है और उसकी सभी मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग होती है। ये है बुद्धि। टर्मन इसके बारे में कहते हैं, बुद्धि जो है वो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यानी कि जो अमूर्त विचार है, जो अनजान चीजें, उसके बारे में जब आप सोचते हैं, उसके बारे में जब ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वही जो है वो बुद्धि है। वो जो योग्यता है वही बुद्धि है। अब बीने के अनुसार क्या कहते हैं, बीने क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में? तो बुद्धि जो है 4 शब्दों में निहित है। पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देशन यानी डायरेक्शन और चौथा आलोचना। ये 4 शब्दों में निहित है बुद्धि। ये बीने के अनुसार है। तो यहां पर आपने टर्मन के अनुसार देखा और बीने के अनुसार बुद्धि का परिभाषा देखा। साथ ही मैंने आपको बुद्धि क्या है इसके बारे में बताया। तो अब बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि क्या है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि बुद्धि मापने का एक तरीका है दोस्तों, जिसकी सहायता से यह स्पष्ट होता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तब आपको यह और क्लियर हो जाएगा तथा वह बुद्धि लब्धि के किस स्तर के अंतर्गत आता है। मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, तो वो जो क्लासिफिकेशन मैं आपके पास ले करके आऊँगा आपके बीच, तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे की बुद्धि लब्धि को स्तर का मापन किस तरह से होता है। तो यही है बुद्धि लब्धि। अब इसके जो परिभाषा है उस पर बात करते हैं। कोल तथा ब्रूस के अनुसार इन्होंने क्या बुद्धि लब्धि पर परिभाषा दिया है? तो बुद्धि लब्धि स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। यह कोल तथा ब्रूस का है। बुद्धि लब्धि के सूत्र का आविष्कार दोस्तों टर्मन ने किया, जो सूत्र के बारे में मैंने आपको बताया। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसका आविष्कारक कौन है? टर्मन है। तो यहाँ पर अनेक क्वेश्चंस बने आपको कि बुद्धि लब्धि के बारे में आपको एक परिभाषा के अंतर्गत कुछ देगा और बताएगा कि ये किसने कहा बुद्धि लब्धि के बारे में। ये क्वेश्चन आएगा कि सूत्र के आविष्कारक कौन है बुद्धि लब्धि के, तो आपका आंसर होगा टर्मन। हालांकि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था, ये भी आप जान लीजिए, परंतु इसमें संशोधन की जरूरत थी और टर्मन ने उसमें क्या किया, सुधार करके उसमें एक नया आयाम दिया। मैं बताऊंगा कि स्टर्न ने क्या दिया और टर्मन ने उसमें क्या सुधार किया, ये भी क्लियर करूंगा आपके बीच में। तो इस कारण बुद्धि लब्धि के सूत्र का श्रेय किसे जाता है? टर्मन को जाता है।
दोस्तों बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसमें स्टर्न ने क्या सूत्र दिया था? तो स्टर्न, अभी मैंने बताया कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था, लेकिन उसमें संशोधन की जरूरत थी, इसलिए वो टर्मन ने किया था और इसीलिए उसका आविष्कारक टर्मन को मानते हैं। लेकिन स्टर्न के अनुसार क्या सुधार की जरूरत थी, क्या उसमें कमियां रह गई थी, वो जान लेते हैं। तो बुद्धि लब्धि के बारे में स्टर्न का कहना था कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ये भी क्लियर करूंगा कि मानसिक आयु क्या होता है, वास्तविक आयु क्या होता है, अभी पहले इसको देख ले। तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो टर्मन के अनुसार, इस टर्मन ने क्या किया इसमें कि ना, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु से बुद्धि लब्धि नहीं निकलेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये किसने कहा, टर्मन ने कहा। टर्मन ने कहा कि जो इसका सूत्र होगा वो क्या होगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। ये टर्मन के अनुसार इसका किसका, बुद्धि लब्धि का सूत्र हुआ। स्टर्न ने क्या किया था, इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। टर्मन ने कहा कि नहीं, जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बुद्धि लब्धि का एग्जैक्ट सूत्र आ जाएगा। तो टर्मन का क्या सूत्र था, एक बार फिर से, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मानसिक आयु और वास्तविक आयु पर। तो सबसे पहले मानसिक आयु क्या होता है, तो किसी बालक का बौद्धिक विकास उसके समान आयु वाले बालकों की तुलना में कितना हुआ है, इस मापन विधि को ही मानसिक आयु कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर बच्चा का एज मान लीजिए कि 10 ईयर्स है। अब 10 ईयर्स का बच्चा अपने समान उम्र का, उसका भी जो उसके समान उम्र का होगा उसका भी 10 ईयर्स होगा। अब उसके मुताबिक उससे कितना अधिक है, यानी अगर वो 10 साल का है और उसकी बुद्धि अगर 12 साल के बालकों के समान है, कि वो 10 साल के बालक से नीचे मान लीजिए 9 साल 8 साल के बच्चों के समान है, तो ये जो मापन होता है इसी को मानसिक आयु कहते हैं। अब आते हैं वास्तविक आयु पर। तो वास्तविक आयु जो है दोस्तों वो बहुत ही क्लियर है, किसी बालक का उम्र उस बालक का वास्तविक उम्र कहलाता है। जैसे 10 साल के बालक की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका जो वास्तविक उम्र हुआ वो 10 साल हुआ, 10 ईयर्स हुआ। दोस्तों अब बुद्धि लब्धि का परिभाषा आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब इससे हम लोग इसको निकालने के बारे में जानेंगे। तो अभी आपको मैंने बताया मानसिक आयु क्या होता है, वास्तविक आयु क्या होता है, और उसमें जब 100 से मल्टीप्लाई होता है तो टर्मन का तो यही सूत्र है, उसके आधार पर हम लोग निकालते हैं उसका, किसी बच्चे का जिसकी वास्तविक आयु मान लीजिए वास्तविक आयु 10 साल है, मान लीजिए वास्तविक आयु किसी बच्चे का जो है वो 10 साल है, कितना है, 10 ईयर्स है, ठीक है, 10 ईयर्स है। और उसकी जो मानसिक आयु है वो मान लीजिए 16 ईयर्स के लगभग है। मैंने आपको बताया था कि मानसिक आयु जो होती है वो उस समान आयु वाले वर्ग से वो कितना अधिक है कितना कम है। मैं यहाँ पर 16 साल के बच्चे के समान मानता हूँ मानसिक आयु 10 साल के बच्चे का। अब हम लोग इस पर निकालते हैं बुद्धि लब्धि। तो क्या होगा बुद्धि लब्धि, ये देखिए, मानसिक आयु कितना था 16, वास्तविक आयु कितना मैंने रखा 10, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 100 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से 100 कटेगा 10, यानी कितना हुआ 160। यानी उसका जो आईक्यू हुआ, वो जो आईक्यू हुआ ना वो कितना हुआ 160। यानी ये जो बच्चा है वो उत्कृष्ट बुद्धि वाला बच्चा है। मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि मैं आपके सामने कुछ विशेष जो क्लासिफिकेशन है मनोवैज्ञानिकों का वो आपके बीच में रखूंगा और उसके आधार पर आप इसका मापन करेंगे। एग्जामिनेशन में भी उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है तरीका बुद्धि लब्धि निकालने का, और इससे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। आपको दे दिया जाएगा कि किसी बच्चे का मानसिक आयु ये है, वास्तविक आयु ये है, तो इसका बुद्धि लब्धि बताइए। अगर ये सूत्र आपको याद रहेगा तो बहुत इजीली आप उसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों हम लोग बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण यानी कि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार। तो सबसे पहले टर्मन के अनुसार देखते हैं।
कि इन्होंने आईक्यू क्या रखा और उसका बुद्धि वर्ग क्या रखा। तो आईक्यू जिसका 140 या उससे अधिक के बारे में टर्मन कहते हैं कि वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। 120 से 139 तक जिसका आईक्यू आएगा, मैंने अभी आपको आईक्यू निकालने के बारे में फॉर्मूले को क्लियर किया, तो 120 से 139 तक आएगा तो टर्मन के अनुसार वो उत्कृष्ट बुद्धि वर्ग का बच्चा होगा। 110 से 119 तक का श्रेष्ठ कहलाएगा। 90 से 109 तक जो होगा वो सामान्य या औसत बच्चा कहलाएगा, यानी कि वो एवरेज बच्चा कहलाएगा। और ये मैं भी आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, जो बुद्धि लब्धि है, जो आईक्यू है, वो किशोरावस्था तक लगातार बढ़ती रहती है। एक समय आता है जब ये जो आईक्यू है यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट है वो रुक जाता है, बुद्धि लब्धि रुक जाता है, और वही जो है उस व्यक्ति का इंटेलिजेंस क्वोटिएंट परमानेंट रह जाता है दोस्तों। उसमें ह्रास हो सकता है, वृद्धि बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर हो भी सकता है, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब है कि 80 से 89 तक है तो वो मंद बुद्धि का बच्चा कहलाता है। 70 से 79 तक के बच्चे क्षीण बुद्धि वाले कहलाते हैं। 50 से अगर 69 तक, 50 से 69 तक उनका अगर आईक्यू है तो वो मूर्ख कहलाते हैं, फुलिश। और 25 से 49 तक मूढ़ कहलाते हैं, और 0 से 24 तक एकदम जड़ कहलाते हैं दोस्तों, इडियट कहलाते हैं। तो ये है टर्मन के अनुसार। अगले वर्गीकरण की ओर चलते हैं, जो लेविन व मार्श ने 1928 में बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया। उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, एक तरफ प्रसार है, एक तरफ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का क्लासिफिकेशन है। देखिए, 175 से ऊपर जिसका आईक्यू है, इन्होंने कहा कि 175 से जिसका से ऊपर का जिसके पास आईक्यू है वो प्रतिभाशाली यानी प्रिकॉशियस कहलाते हैं। जिनका 150 टू 174 है वो अति उत्कृष्ट बुद्धि यानी वेरी सुपीरियर कहलाते हैं। 125 से 149 तक वाले जो जिनका प्रसार है, मतलब आईक्यू है, वो क्या कहलाते हैं, तो उत्कृष्ट बुद्धि यानी सुपीरियर कहलाते हैं। 115 से 124 आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं वो अति तीव्र बुद्धि यानी वेरी ब्राइट कहलाते हैं दोस्तों। जिसका आईक्यू 105 से 114 होता है वो तीव्र बुद्धि वाले कहलाते हैं। किनके अनुसार, तो लेविन व मार्क्स के अनुसार। अब हम लोग आते हैं 95 से 104 वाले, जिनका आईक्यू है वो सामान्य बुद्धि वाले कहलाते हैं। 85 से 94 वाले मूढ़ यानी डल कहलाते हैं, ऐसे बच्चे डल होते हैं। 75 से 84 तक के जो एवरेज वाले, जो 75 से 84 तक जिनका आईक्यू आता है, वो मंद बुद्धि वाले यानी बॉर्डर लाइन पर खड़े होते हैं, यानी मूढ़ और मूर्ख के बीच का कड़ी। ये 75 से 84 तक जिनका आईक्यू है। 50 से 74 तक जिनका है ये मूर्ख कहलाते हैं, मोरॉन्स। और 25 से 49 तक जिनका आईक्यू है वो अल्प बुद्धि यानी एम्बिसिल्स कहलाते हैं। उसके बाद जिनका 0 से 24 है वो तो इडियट कहलाते हैं दोस्तों, जड़ बुद्धि वाले। और ऐसे बहुत कम हैं, इनकी संख्या बहुत कम है, लगभग 0.5 to 1% है ऐसे, ये जड़ कहलाते हैं। तो ये था लेविन व मार्क्स के अनुसार, जो 1928 में इन्होंने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया, उसके अनुसार। अब आते हैं एक भारतीय हैं, उनके अनुसार। दोस्तों, डॉक्टर कामत जो एक भारतीय हैं ने बुद्धि का जो विवरण प्रस्तुत किया वो मैं आपके बीच में रखा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक तरफ वर्ग है, एक तरफ बुद्धि लब्धि है यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट है, और एक तरफ मैंने इसमें परसेंटेज भी रखा है ताकि आपको क्लियर हो सके। तो देखिए, इन्होंने कहा कि जिसका आईक्यू 140 से ऊपर है वो बच्चे प्रतिभाशाली कहलाएंगे, और ऐसे जिनका परसेंटेज इन्होंने बताया ऐसे 0.5% यानी 0.5%। जो असामान्य बच्चे, उनका बुद्धि लब्धि इन्होंने कहा कि 133 से 139 तक जिसका बुद्धि लब्धि है, जिनका इंटेलिजेंस क्वोटिएंट आता है, वो असामान्य बच्चे कहलाते हैं। और ऐसे बच्चों का जो परसेंटेज है वो 3.5% है। अत्यंत उच्च वाले जो हैं वो
उनका जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट है, वो 120 से 129 है और ऐसे बच्चों का प्रतिशत 9% है। उच्च जो है उसमें उनका जो आईक्यू है वो 110 से 119 तक और इनका जो परसेंटेज है वो 15 है। सामान्य स्तर के जो बच्चे हैं उनका जो आईक्यू है वो 90 से 109 के बीच में आता है और ऐसे बच्चों की संख्या सबसे अधिक यानी 42% है। पिछड़े जो बच्चे उनका जो आईक्यू है वो 80 से 89 तक के आईक्यू में के अंतर्गत आते हैं और ऐसे बच्चों की संख्या 15% है। अत्यंत पिछड़े उनका आईक्यू 70 से 79, ऐसे बच्चों की संख्या 9% है। जो बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं दोस्तों, सीमा पर, उनका जो आईक्यू है वो 60 to 69 है और ऐसे बच्चों की संख्या 3.5% है। मूर्ख 50 से 59 तक, ऐसे बच्चों की संख्या 1.5% है। अब मंद बुद्धि की बात करते हैं। मंद बुद्धि वाले का जो आईक्यू होता है वो 30 से 40 के बीच में होता है, ये 0.5% है। और जड़ बुद्धि यानी कि जो इडियट होते हैं, जिनका 30 से नीचे, कहीं हम लोग देखें 25 से नीचे, ये जो है वो 0.5% है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों का मैंने क्लासिफिकेशन, जो आईक्यू का क्लासिफिकेशन इन्होंने रखा, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया, उसको मैंने आपके बीच में रखा। आपको क्वेश्चंस किसी तरह से पूछ सकता है, रेगुलर तो टर्मन से आप चल सकते हैं और अगर ये भी पूछ सकता है डॉक्टर कामत के अनुसार, टर्मन के अनुसार कितने आईक्यू वाले बच्चे प्रतिभाशाली कहलाते हैं, असामान्य कहलाते हैं, इडियट कहलाते हैं। ये सब तरह का क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था, इसीलिए मैंने आपके बीच में इस चैप्टर को रखा है। दोस्तों, मैं अब आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और मैटर पर बात करने जा रहा हूँ, वो है शिक्षा की आयु कैसे निकालते हैं और शिक्षा लब्धि जो यानी कि स्कॉलेस्टिक क्वोटिएंट होता है वो कैसे निकलता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, स्कॉलेस्टिक एज क्या होता है, तो भिन्न भिन्न विषयों की आयु का योग, यानी अगर एक बच्चा है, उसका, जैसे एक बच्चा पढ़ता है तो सभी सब्जेक्ट पढ़ता है, तो उन सब्जेक्ट में जो आयु का योग है, यानी कि जो उसका मानसिक क्षमता जिसको आप कह सकते हैं, वो उस आधार बटा विषयों की संख्या, कितने विषय में आपने इनका ऑब्जर्वेशन किया, तो वो दोनों का जब हम लोग डिवीजन निकालते हैं तो शिक्षा की आयु निकलती है। ये शिक्षा की आयु के आधार पर आप उसका स्कॉलेस्टिक क्वोटिएंट यानी शिक्षा लब्धि निकालते हैं। इसमें क्या होता है, तो शिक्षा की आयु जो आपने ऊपर निकाला और बटा उसका शारीरिक आयु, जो उसका एज है, वो सामने उसमें क्या करना है, उसको डिवीजन करना है। शिक्षा की आयु में उसके शारीरिक आयु को डिवाइड करना है, इससे आपका स्कॉलेस्टिक क्वोटिएंट निकलेगा यानी शिक्षा लब्धि आएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा शिक्षा लब्धि पर, तो आप ये फॉर्मूला अपनाएंगे। अगर शिक्षा की आयु पर बोलेगा तो आप ये फॉर्मूला अपनाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपके बीच में रखा और उम्मीद है ये आपको आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों।